प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य की बातें तथा विचार में स्वागत है। इस समय मैं आपको संस्कृत व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने संस्कृत व्याकरण के प्रथम सोपान वर्ण परिचय, माहेश्वर सूत्र तथा प्रत्याहार, इन विषयों पर अपने पाठ्यक्रम संबंधी कुछ प्रश्नों के उत्तर देखे। आज मैं संस्कृत व्याकरण के द्वितीय सोपान संधि प्रकरण को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। अब हम देखते हैं संधि प्रकरण में क्या क्या खास बातें हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम संधि को शब्दों के रूप में ही पढ़ते रह जाते हैं और उसकी जो बारीकियां हैं उसको नहीं समझ पाते हैं। तो आज हम यहाँ पर कुछ संधि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करेंगे तथा परीक्षोपयोगी सामग्री आप तक पहुँचाने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम प्रारंभ से पढ़ते चले आए हैं कि निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यहाँ पर हमको ठीक से विचार करना है कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है, अर्थात दो पदों के दो वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों के बीच में जो परिवर्तन होता है, जो मेल होता है, उसे हम संधि कहते हैं। इसी प्रकार की परिभाषा हम समास में भी पढ़े हैं, लेकिन वहाँ ध्यान रखना है आपको, समास में दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है, लेकिन संधि में दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है। यह प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में, कि संधि और समास में मूलभूत अंतर क्या है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि समास में दो पदों का मेल होता है और संधि में दो वर्णों का मेल होता है। अब देखिए, हम इस पर जो कुछ खास बातें हैं उस पर विचार करते हैं। एक सूत्र आता है संस्कृत में, परः सन्निकर्ष संहिता, अर्थात वर्णों की समीपता को संहिता बोलते हैं। अब ये समीपता किस प्रकार की होती है, इस पर हम आज चर्चा करते हैं। देखिए, समीपता के विभिन्न आयाम हैं, विभिन्न पहलू हैं, और उस पहलू को हम विचार करके तब संधि के नियमों का निर्धारण करेंगे ताकि हमको संधि समझने में कोई परेशानी न हो। तो सबसे पहले हम पढ़ते चले आए हैं कि संधि के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब इसमें संधि को कैसे हम बनाते हैं, जैसे स्वर संधि के अंतर्गत क्या होता है, व्यंजन संधि के अंतर्गत क्या होता है, उसको समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ मूलभूत चीज़ें हैं जिससे हम अगर जान लेंगे तो संधि बनाना आसान हो जाएगा और संधि को समझना भी आसान हो जाएगा। कुछ बातें प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं कि क्या संधि अनिवार्य है, संधि करना आवश्यक है। तो उसके लिए महर्षि पाणिनि ने लिखा है कि जब हम एक पद के भिन्न भिन्न अवयवों में धातु और उपसर्ग के बीच और समास में संधि अवश्य होनी चाहिए। अर्थात अगर मान लीजिए एक पद के दो भाग हैं तो दोनों भाग को जो हम जोड़ेंगे, जब संयुक्त पद बनाएंगे, तो वहाँ पर संधि अनिवार्य होती है। और धातु और उपसर्ग को जब हम जोड़ते हैं तो वहाँ पर भी मेल में संधि के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। और इसी प्रकार से समास में यदि समास हम करते हैं तो वहाँ पदों के बीच आपस में संधि करना अनिवार्य होता है। परंतु अगर दो वाक्य हैं तो दो वाक्यों को जोड़ते समय जरूरी नहीं है कि हम वहाँ पर संधि के नियमों का पालन करें, अर्थात संधि करें। संधि हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। यह वक्ता के या प्रयोगकर्ता के विचार पर निर्भर करता है कि वह अगर उसकी इच्छा है तो वह संधि करे, नहीं इच्छा है तो संधि न भी करे, अर्थात वहाँ पर यह ऐच्छिक होती है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछता है कि धातु और उपसर्ग के बीच में और एक पद के भिन्न भिन्न अवयव में तथा समास के बीच में संधि करना अनिवार्य है। यहाँ ऐच्छिक नहीं है, यहाँ पर नियमतः है। अगर हम नहीं करते हैं तो वहाँ हमारा वाक्य गलत माना जाएगा। अब हम आते हैं कुछ परिवर्तनों में, उसके बाद संधि के बेसिक नियमों पर चलेंगे। यहाँ पर थोड़ा हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमने अभी बताया आपको कि पद में संधि आवश्यक है। जैसे मान लीजिए हमारा है एक पद है पौ प्लस अकह,
अब दो इसमें दोनों को मेल जब हम कराएंगे तो यहाँ संधि के नियम का पालन करना जरूरी है। तो पौ प्लस अकह पावकह, इसके नियमों को हम आगे संधि के नियम में पढ़ेंगे। अगला है उपसर्ग और धातु के बीच में, जैसे नि उपसर्ग हो गया, अवसत धातु हो गया, तो इन दोनों के बीच में संधि करना अनिवार्य है। तो नि प्लस अवसत बराबर न्यवसत हो जाएगा। इसी प्रकार समास में, जैसे कृष्ण अस्त्रम, तो यहाँ पर संधि के नियम का पालन करना जरूरी है और संधि इसमें होनी चाहिए, तभी हमारा वाक्य शुद्ध माना जाएगा, नहीं तो वाक्य हमारा अशुद्ध हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कृष्णास्त्रम। वाक्य है, मान लीजिए हमारा रामः गच्छति वनम, राम वन को जाता है। अब हम चाहें तो हम इस रूप में इसको लिख सकते हैं, रामः गच्छति वनम, या हम इसमें संधि के नियम का पालन कर सकते हैं, रामो गच्छति वनम। तो इस प्रकार से हमने देखा कि संधि के नियमों का पालन करना कहाँ कहाँ जरूरी है, कहाँ कहाँ नहीं। तो इसको आप लोग बेहतर ढंग से समझ लीजिएगा, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में जब यह सवाल पूछा जाए तो वहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, वहाँ पर आप भ्रमित ना हो और आप आसानी से इसका उत्तर दे सकें। अब देखिए संधि में क्या होता है, संधि हम कैसे करते हैं, उसके कुछ बेसिक नियम हैं, थोड़े थोड़े नियम हैं। अगर हम इन नियमों को ध्यान दे लेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको संधि समझ में आ जाएगी। परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि किस संधि में किस नियम का पालन हुआ है, अर्थात यहाँ पर लोप हुआ है कि दोनों के स्थान पर नया वर्ण आया है, या दोनों में से किसी एक वर्ण का द्वित्व हुआ है। तो ये तीन ही इसमें मुख्य नियम हैं जो आधारभूत नियम हैं। क्या है, लोप, जैसे रामः आयाति, अब यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाएगा और राम आयाति हो जाएगा, संधि हो गई सीधे से राम आयाति। तो यहाँ पर क्या नियम लागू हो गया, लोप, यानी एक शब्द पूरी तरह से यह विसर्ग क्या हो गया, हमारा गायब हो गया, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं, कहीं कोई अता पता नहीं है। दूसरा है दो वर्णों के स्थान में एक नया वर्ण आ जाना, जैसे हम गुण संधि के नियमों में पढ़ते हैं रमा प्लस ईस, तो आ प्लस ई बराबर ए बन जाता है, तो क्या बन गया हमारा रमेश। यहाँ पर देखिए इस वाक्य में ए कहीं भी नहीं था, लेकिन संधि करते समय हमको दोनों को मिला करके ए लाना पड़ा। यहाँ पर क्या था हमारा, आ प्लस ई बराबर ए, तो ये ए जो आया हमारा क्या आ गया, नया वर्ण आ गया। ये वर्ण जो है हमारे मूल शब्द में कहीं भी नहीं था, लेकिन दो के मिलन से एक नया शब्द बन गया हमारा ए। अगला हमारा है दो में से एक का द्वित्व, अर्थात दो वर्ण हैं, उसमें से संधि करते समय या संधि करने के पश्चात उनमें से कोई एक वर्ण द्वित्व हो जाता है, यानी दो बार आ जाता है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे एकस्मिन प्लस अवसरे, तो क्या हो गया, एकस्मिन न अवसरे, यहाँ पर हमारा न क्या हो गया, द्वित्व को प्राप्त हो गया, दो हो गया, अ गायब हो गया, लेकिन अ की जगह पर परिवर्तन में क्या आया हमको, न हमारा दो बार हो गया, यानी अ का भी न बन गया एक तरह से। तो इस प्रकार से हम यहाँ संधि के नियमों को पढ़ रहे हैं। अब हम इन संधियों को विस्तृत रूप में देखते हैं कि इन संधियों के क्या क्या मायने हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने अभी तक संधि के तीन भेद देख लिए, मुख्य, अर्थात स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आइए हम इन तीनों संधियों का एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं पहले स्वर संधि। स्वर संधि का बहुत आसान सा नियम है, लेकिन यह नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि स्वर संधि में किनका मेल होता है। तो आपको दिखाना है कि स्वर संधि के अंतर्गत प्रथम पद के अंतिम स्वर वर्ण का तथा द्वितीय पद के प्रथम स्वर वर्ण का मेल होता है, अर्थात स्वर संधि के अंतर्गत क्या हो जाएंगे, दोनों स्वर वर्ण होंगे। इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया है फार्मूले के तौर पर, आपको तैयार रखना है कि स्वर प्लस स्वर बराबर स्वर, अर्थात ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वरों का ह्रस्व अथवा दीर्घ स्वरों से मेल होता है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा हमारी स्वर संधि। स्वर संधि के 6 भेद मुख्य रूप से होते हैं। तो आइए हम एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। पहला हमारा है दीर्घ संधि अथवा दीर्घ स्वर संधि, ऐसा भी हम कह सकते हैं। दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि और छठा पूर्व रूप संधि। इन 6 संधियों का हम क्रमशः अध्ययन करेंगे। इसी कड़ी में आज हमारी पहली संधि है दीर्घ स्वर संधि। बिल्कुल आसान सी है, आपको रटना नहीं है। अभी तक हमने जो व्याकरण के प्रथम सोपान में वर्ण संबंधी परिचय आपको बताए,
प्रत्याहार और माहेश्वर सूत्र, उनको आप कंठस्थ कर लीजिएगा तो संधि का खेल चुटकियों में निपट जाएगा। अर्थात संधि को आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है हम बार बार नियम पढ़ते रहते हैं और नियम भूल जाता है, संधि भूल जाती है। यहाँ हम आपको नियम रटवाएंगे नहीं, बल्कि नियम अपने आप बनाना सीख जाएंगे। क्या नियम है? आसान सा सूत्र पहले हम देखेंगे। अकः सवर्णे दीर्घ, अर्थात अक। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अक क्या है। हमने प्रत्याहारों में पढ़ा था कि अक यानी अ ई उ री और ली, ये हमारे क्या हो गए? अक वर्ण हो गए। तो संधि का नियम कह रहा है कि अकः सवर्ण, सवर्ण यानी समान वर्ण, अर्थात अक के पश्चात पुनः अक आ जाए। आप समझ गए होंगे। अब इसमें थोड़ी चीज़ आपको इंक्लूड करनी है, थोड़ी चीज़ जोड़ लेनी है कि अक में यहाँ तो हमने सारे ह्रस्व वर्णों को लिख रखा है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा दीर्घ वर्ण भी आता है अक के अंतर्गत ही। तो जैसे अ के साथ हमारा आ भी आ जाएगा, ई के साथ बड़ी ई, ऊ के साथ बड़ा ऊ और री के साथ बड़ी री, इनको भी हम सम्मिलित कर लेंगे तो नियम बन जाएगा कि यदि अ अथवा आ के बाद पुनः अ अथवा आ आए तो आ बन जाएगा, यानी उसका दीर्घ बन जाएगा। फिर ई अथवा बड़ी ई के बाद पुनः ई अथवा बड़ी ई आए तो दीर्घ ई हो जाएगी। ऊ अथवा बड़ा ऊ के बाद पुनः ऊ अथवा बड़ा ऊ आता है तो बड़ा ऊ हो जाएगा। इसमें ध्यान देना है कि इन वर्णों को समझने का प्रयत्न करना है, यानी ये वर्ण कहाँ आते हैं और उसका किस रूप में परिवर्तन होता है। जैसे कई बार ह्रस्व के साथ दीर्घ आता है तो वो दीर्घ बन जाएगा, और कई बार दीर्घ के साथ दीर्घ आता है तभी भी दीर्घ माना जाएगा। ऐसा मत समझिए कि यहाँ तो पता नहीं चल रहा कैसे करना है। तो नियम के अंतर्गत है कि यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ यानी दीर्घ है तभी भी हम मान लेंगे कि इसमें संधि हुई है। बाकी हम पढ़ाते समय बताते रहेंगे आपको। ऐसे ही री के साथ भी दीर्घ आ जाएगा तो री बन जाएगा। अब आइए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं तो बिल्कुल नियम आपको रट जाएगा, नियम रटने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ हमारा है दैत्य, हम अंतिम वर्ण को ले लेंगे। अंतिम वर्ण हमारा है य। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मैकेनिक होता है तो गाड़ी के पुर्जे पुर्जे अलग कर देता है, फिर देखता है कि कौन सा पार्ट इसका खराब है, तो हम देखते हैं इसका कौन सा पार्ट गड़बड़ है। अब आपको देखना है कि यह में कौन सा वर्ण मिला हुआ है। यह में क्या मिला हुआ है? अ। देखिए हमने बताया था वर्णों के उच्चारण के समय में कि हर व्यंजन किसी न किसी स्वर की सहायता से बोला जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा यह है, ये किसकी सहायता से बोला जा रहा है? अ। यह में अ छिपा हुआ है, आप उच्चारण करके समझ सकते हैं। य यानी अ का इसमें उच्चारण हो रहा है, की ध्वनि आ रही है। तो हमने यहाँ से अ अलग कर लिया। अब देखिए अरि, अरि का प्रथम वर्ण क्या है? अ। संधि के नियम में आपने देखा कि पहले पद का अंतिम वर्ण तथा दूसरे पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों के बीच में संधि होनी है। तो हमारा मिल गया है अ प्लस अ। तो नियम कह रहा है कि ह्रस्व ह्रस्व मिलकर के क्या बन जाएंगे? दीर्घ। तो हमारा बन गया आ। अब देखिए यहाँ पर यह हमारा हलंत हो गया। आप जानते हैं कि व्यंजन बिना स्वर के विकलांग है, तो यह स्वर की वैसाखी पे चलता है, तो हम इसको वैसाखी पकड़ा देंगे। तो यह के साथ आ को मिला देंगे तो क्या बन गया? या। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा ये दो वर्ण बिल्कुल ज्यों के त्यों थे, द आधा त, और हमको क्या मिल गया? या। और यहाँ पर री हमारा पहले था तो बन गया दैत्यारी, यानी दैत्यों के दुश्मन। अब देखिए एक चिर परिचित शब्द आपका आ रहा है, ये अक्सर पेपरों में पूछा जाता है। लास्ट वर्ण हम ले लेंगे यहाँ से। देखिए ये है द्या, तो द्या में से क्या करेंगे? इसको हम और खंड करेंगे। देखिए यहाँ आप थोड़ा समझने का प्रयत्न करिए, ये वर्ण बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। तो इसमें हमारा आधा द प्लस आधा य प्लस आ, इतने वर्णों का समूह इसमें मिला हुआ है। तो आप इसको तोड़ना जरूर जानिएगा। ये द है, दरअसल हम लिखने के जल्दी में रहते हैं, इसलिए जैसे द लिखे इसी में हमने यह बना दिया, तो ये ऐसे बन जाता है। लेकिन ये रियल में क्या है? ये द है, इसी के नीचे यह लगा हुआ है, इसलिए हमको द बोलते हैं। आप लोग कई बार उच्चारण में गड़बड़ करते हैं, द को ध्य बोल देते हैं, विद्यालय बोलते हैं, बहुत से लोग यहाँ करते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि हमारा द और यह दो वर्णों का मेल है। अब देखिए इसके बाद क्या हमारा आया? अर्थी। अर्थी में क्या पड़ा हुआ? अ। तो हम इन दो वर्णों को ले लेंगे, आ और अ, और जैसा यहाँ आपने देखा आ और अ मिलकर क्या बन गया? आ। लघु या दीर्घ दोनों मिलकर के दीर्घ बन जाते हैं। और उसी प्रकार से हम इसको यह को फिर वैसाखी पकड़ा देंगे तो बन गया हमारा या। अब या में हम आधा द जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा?
द्या। ठीक है, तो ये बन गया हमारा, देखिए वी पहले से था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो हमारा वी ज्यों का त्यों है। फिर द्या हमको प्राप्त हो गया, तो हम यहाँ लिख देंगे द्या, और ये हमारा पहले से था, ये हम इसको जोड़ देते, क्या बन गया, विद्यार्थी। बिल्कुल आसान सा तरीका है, और यह तरीका अगर आप सीख लिए तो उदाहरण से ही आपका नियम बन जाएगा, आपको अलग से उदाहरण रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला वर्ण सेम यही है, यहाँ पर हमारा आधा द प्लस य प्लस आ, तो इस आ को हम यहाँ से ले लेंगे, और यहाँ आलय में हमारा आ पड़ा हुआ है, इस आ को ले लेंगे। अब देखिए आ और आ यानी दीर्घ और दीर्घ दोनों मिल रहे हैं, नियम कह रहा है कि भले ही दीर्घ और दीर्घ मिल रहे हैं फिर भी हमारा यहाँ दीर्घ होना ही है, ये हो गया। फिर हम यहाँ से यह को उठा करके इसके साथ मिला लिए तो हमारा बन गया या। फिर यहाँ पर द्या मिला लिए तो द्या क्या बन जाएगा, ये द्या। ठीक है, और पूरा वाक्य हमारा क्या बन जाएगा, विद्यालय। इसी प्रकार से अब हम ई के उदाहरण को देखते हैं। क्या है हमारा, अति। लास्ट का वर्ण देखेंगे, देखिए त को हम खंड कर देंगे, त प्लस ई, और यहाँ पर देखिए यू में भी हमारा ई आया हुआ है, यानी सवर्ण हो गया, समान वर्ण हो गया, दोनों एक ही बिरादरी के हो गए। यहाँ भी बिरादरीवाद है, तो दोनों एक रहेंगे तो मिल जाएंगे, दोनों का गोत्र सेम हो रहा है, इसलिए यहाँ मिल करके दीर्घ बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ई और ई मिलकर के क्या बन गया हमारा, बड़ी ई। अब देखिए हमने क्या किया था, त को स्वर विहीन कर दिया था, तब फिर हम इसको मिला लेंगे, बिल्कुल सिंपल सा पहले जैसा ही है हमारा, तो बन गया हमारा ती। अब देखिए संधि करते हुए पूरे शब्दों को हम जोड़ देंगे, जैसे हमने तोड़ा था वैसे फिर से जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा, अतीव। अतीव माने अत्यधिक। अब देखिए इसी प्रकार से हम ऊ का भी देख लेंगे। ऊ में क्या है, न है, हम इसको तोड़ेंगे पूर्ववत, जैसे पहले तोड़े थे, न प्लस ऊ, और यहाँ पर देखिए हमारा ये ऊ है, इस वाले के दूसरे वर्ण, दूसरे पद का पहला वर्ण। अब हम ऊ और ऊ दोनों को मिला देंगे, चूँकि सजातीय हैं दोनों, तो बन जाएगा हमारा बड़ा ऊ। अब न को हम, बिल्कुल सेम प्रक्रिया है, आप देख लेंगे, अगर एक बना लेंगे तो बनाना आपको आ जाएगा, तो क्या बन गया, नू। ठीक है, अब इसको हम पूरा वाक्य बना देंगे। देखिए भा हमारा पहले से था, भा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए भा को ज्यों का त्यों लिख लेंगे, न में बढ़ाव की मात्रा हो गई, और ये हमारा दय पहले से था, तो क्या लिख लेंगे, भानुदय, अर्थात सूर्य का उदय। अब देखिए है तो एक चीज़ भानुदय और सूर्योदय, लेकिन दोनों में संधि बदल जाएगी, हम पढ़ाएंगे अगले में जब आपकी गुण संधि का प्रकरण आएगा। तो इसी प्रकार से वधु प्लस उत्सव, सेम वही प्रक्रिया है। ध में क्या है, हलंत लगा लीजिए, फिर यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा लिख लीजिए, और प्लस उत्सव का ऊ लिख लीजिए, इन दोनों का मेल कराइए, और यहाँ पर जब करेंगे तो ऊ और ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन गया, इसके साथ इसको मिलाइए तो ये बन गया धू। हालांकि पहले भी यही था, इसमें कुछ भी नया परिवर्तन नहीं हुआ है, तो बन गया हमारा पूरा वाक्य वधूत्सव। वधूत्सव। ठीक है, और लास्ट हमारा है री। आपने री का भी पढ़ा था कि यदि री ह्रस्व और दीर्घ दोनों है तो आप मिला करके दीर्घ री कर लेंगे, बिल्कुल सेम है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ हम अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, तो इसमें आपको देखना है तोड़ते समय कि त प्लस री, ये दोनों का मेल है। हम वर्ण पढ़ाते समय आपको बताए थे री का भी, तो और यहाँ पर हमारा रिकार का री आया हुआ है, इन दोनों के साथ दोस्ती करा दीजिए, तो बन गया हमारा बड़ा री। और बिल्कुल आसान सा है, देखिए ह और ओ की मात्रा, ये हमारा ज्यों कहते था। अब हम त लिए, इस त को क्या कर देंगे, बड़ी री से मिलाएंगे तो बन जाएगा त्रि। त्रि में जब हम दीर्घ करेंगे तो डबल ट बन जाता है, कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान देना। दो एक उदाहरण इसके आते हैं पेपरों में, इसलिए आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिखिए, फिर इसमें डबल त कर लीजिए, होत्री, फिर कार है आपका पहले से है, इसको जोड़ लीजिए, कार है, क्या बन गया, होत्री कार है। बिल्कुल आसान सा है। तो यह रही आपकी दीर्घ संधि और दीर्घ संधि से संबंधित नियम।
अगर आप हमारी बातों को ध्यान से सुने होंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। फिर भी अगर कोई कठिनाई आती है तो हम आपके साथ हमेशा तत्पर रहेंगे। और जब आपको कहीं कोई दिक्कत महसूस होती है नियम समझने में, तो निश्चित तौर पे हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लिख सकते हैं और हम उसका जवाब देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नए नए वीडियो हमारे तुरंत मिलते रहें, और हम प्रयत्न करेंगे कि आपकी परीक्षा में सफलता निश्चित तौर पे मिले। इस समय तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं भी आ रही हैं और आपको पता है कि व्याकरण हिंदी और संस्कृत दोनों का सेम है, तो आपको व्याकरण की तैयारी जड़ से करनी है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, तो इसलिए हम जननी के पास जाएंगे तो बच्चे अपने आप साथ में आएंगे हमारे, इसलिए हम जननी के साथ रह करके अपनी तैयारी पूरी करेंगे। बाकी इसकी अगली संधि अर्थात गुण संधि लेकर के हम अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।